For more information, please visit our website www.scienceworld.in. You can motivate us to do more by liking, sharing our Instagram and Facebook page. Also, don't forget to subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get notifications of new videos. हेलो एवरीवन, मेरा नाम तुषार भारद्वाज और ये आपका अपना फेवरेट चैनल साइंस वर्ल्ड। आज के वीडियो में हम क्लास 9th में केमिस्ट्री के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, क्लास 9th में सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग 4 चैप्टर्स दिए हुए हैं, जिसमें से सबसे पहला चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। मैटर इन आवर सराउंडिंग ये चैप्टर बड़ा मायने रखता है। वैसे तो देखा जाए तो हर एक चैप्टर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन ऐसा क्यों बोला गया कि ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मायने रखता है? वो इसीलिए केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है। तो इस चैप्टर में काफ़ी सारी बेसिक चीज़ें दी हुई हैं जो हमें केमिस्ट्री को समझने में कंफर्ट कराती हैं, ईजी बनाती हैं केमिस्ट्री को। और वो कुछ चीज़ें क्या क्या हैं? कुछ एक्स्ट्रा वैलेंसी जो आपको मालूम होनी चाहिए, वैलेंसी निकालने का मेथड आपको क्लियर होना चाहिए, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स कौन से होते हैं, एसिड क्या होता है, बेस क्या है, साल्ट किसे कहा जाता है, ये कुछ चीज़ें हमें क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। बाकी जब हम मैटर इन आवर सराउंडिंग की बात करते हैं तो वहाँ पर सबसे पहले जो जिक्र आ रहा है, जो चैप्टर के नाम में भी डाला हुआ है, वो है मैटर। मैटर किसे कहा जाता है? देखिए, कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे गैसेज हो, तो उसको मैटर कहा जाता है। हर चीज़ का अपना एक मास होता है। कोई एक ऐसी चीज़ नहीं है, कोई एक ऐसा एग्जाम्पल नहीं है जिसका मास नहीं होता है। आप सोच के देखिए, क्या कोई ऐसा एग्जाम्पल है? आप कमेंट करके बताइएगा मुझे। हर चीज़ का मास होता है। अब बात आती है कि मैटर क्या है। मैटर, जैसा कि हमने अभी सुना, कि कोई भी ऐसी चीज़ जो स्पेस ऑक्यूपाई करती है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। बाकी इसको हम सेपरेट वीडियो मिलेंगे मैटर इन आवर सराउंडिंग की, कि भाई टॉपिक्स में कैसे क्या डिटेल। अगर आपको डिटेल मटेरियल की नीड है, आपको रिटर्न मटेरियल चाहिए, तो आप हमारी वेबसाइट www.thescienceworld.in वहाँ से इस चैप्टर के नोट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस टॉपिक में किस तरह से कंटेंट डाला हुआ है और कैसे वो आपके लिए फ़ायदा दे सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको वहाँ पर मिलेंगे। एनसीईआरटी का सॉल्यूशन देखना है तो वो भी आप हमारी वेबसाइट से देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्या क्या हो सकते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके पास है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैटर। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, फोग, ह्यूमिडिटी, मेल्टिंग पॉइंट और ब्लड। इन 4 ऑप्शन में से आपको ये देखना होगा कि कौन मैटर लिस्ट में नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे कोई भी मटेरियल कोई भी ऐसा मटेरियल जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है ना, उसको मैटर बोलते हैं, एक सिंपल डेफिनेशन के हिसाब से अगर कहा जाए। लेकिन बात आती है, क्या उसकी प्रॉपर्टी मैटर है? प्रॉपर्टी मैटर नहीं होती है, वो मटेरियल जो है वो मैटर है। ठीक है। अब जैसे कि फॉग क्या है? एक वो कंडीशन है, एक वो स्थिति होती है जो आप विंटर सीजन में देखते होंगे, बल्कि आपने सुना भी होगा, लो लाइंग जो क्लाउड्स होते हैं उनको भी फॉग कहा जाता है। ये एक तरह से फॉग ही है। ठीक है। एरोसॉल इसमें पाया जाता है और आपका टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होती हैं और आइस क्रिस्टल्स मिलते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं और ये सब क्या है? मैटर है। ठीक है। तो फॉग एक तरह से मैटर है। ह्यूमिडिटी का मतलब वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो देखी जाती है ना, तो ये भी मैटर हुआ। लेकिन डी ऑप्शन, ब्लड आपको पता है लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है और हमारी बॉडी में करीब आप कह सकते हैं एक एवरेज में 5 to 6 लीटर ब्लड देखा जाता है एक हेल्दी पर्सन के अंदर। तो ये तो डायरेक्ट मैटर का ही जिक्र आ रहा है। तो ए, बी और डी ये तीनों मैटर है। लेकिन सी पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी होती है किसी मटेरियल की, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कि हर एक मटेरियल अपनी कंपोजिशन के आधार पर ये डिसाइड करता है कि भाई उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, उसकी कॉम्पैक्टनेस पर डिपेंड करता है, कितना डेंस है वो मटेरियल। अब जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, आपने कॉपर के बारे में सुना होगा, है ना। कॉपर हमारी बॉडी के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। ठीक है। लेकिन कॉपर क्या एक तरह से मेटल है। कॉपर क्या है? एक मेटल, इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखता है, और जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लॉस करने की कैपेसिटी रखता है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको मेटल बोलते हैं। तो बात आती है कि कॉपर एक मेटल है। अब ये जो कॉपर है, ठीक है, ये बात ठीक है कि भाई हाँ लीस्ट एक्टिव बोलते हैं, रिएक्शन कम करता है। लेकिन बात आती है कि कॉपर को जब हम मेल्ट करने की कोशिश करते हैं तो कितने टेम्परेचर पर मेल्ट होता है? 1083। आयरन के लेवल की आपने सुना होगा
1530 समथिंग अप्रॉक्सीमेटली जाता है, बाकी आप इसे 1535 भी कह सकते हैं। तो 1535 डिग्री सेल्सियस 1083 कॉपर के लिए डिग्री सेल्सियस में। तो ये जो टेम्परेचर रेंज है, एक वो टेम्परेचर दिया गया जिस पर कोई सब्सटेंस मेल्ट हो रहा है। कौन सा सब्सटेंस? 1535 की अगर आप बात करते हैं, 1535 की बात करते हैं डिग्री सेल्सियस में, तो आयरन मेल्ट हो रहा है। तो मेल्टिंग एक प्रॉपर्टी है, मेल्टिंग एक मैटर नहीं है, किसी मटेरियल की प्रॉपर्टी है वो। तो प्रॉपर्टी मैटर नहीं होती, ठीक है, वो मटेरियल वो मैटर है। तो आप सोचिए जरा, 4 ऑप्शन में मेल्टिंग पॉइंट एक प्रॉपर्टी है जो यहां पर डिस्कस किया गया, ठीक है, तो वो तो मैटर नहीं है ना। और क्वेश्चन फर्स्ट में आपसे क्या पूछा जा रहा था कि एक ऐसा ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए आप 4 ऑप्शन में से जो नीचे दिए गए हैं जिसको आप मैटर नहीं कह पा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल ऑफ मैटर। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में इज मैक्सिमम, वो मैक्सिमम होगी। लेकिन आगे 4 ऑप्शन हैं, आयरन रोड, कैरोसिन ऑयल, ड्राई एयर, ग्लिसरीन। तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, पहली तो बात ये डिस्कस कर लेते हैं, एक बार थोड़ा समझ लेते हैं कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से यहाँ पर क्या मतलब है ना। 3 ही स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। वो कहने के लिए अगर कहा जाता है भाई टोटल स्टेट आप बताओ जो अब तक एग्जिस्ट करती हैं, वो 5 स्टेट होती हैं वैसे, पर मेनली यहाँ पर 3 स्टेट का जिक्र आता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड में कॉम्पैक्टनेस बहुत ज़्यादा होती है, या फिर आप ये कह दीजिए पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्ग फोर्स देखी जाती है ना, डिस्टेंस बहुत कम होती है। लेकिन अगर आप लिक्विड पर जाते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहाँ पर कम है। अगर आप गैसेस पर जाते हैं, गैसेस स्टेट में जिक्र करते हैं, तो वहाँ पर पार्टिकल के बीच में दूरी और ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। एक पार्टिकल की दूसरे पार्टिकल से जो डिस्टेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्या आयरन रोड, ठीक है, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपको मैक्सिमम देखने को मिल सकती है, या कैरोसिन ऑयल, वो तो लिक्विड हो गया, ग्लिसरीन ये भी एक तरह का लिक्विड हो गया, ड्राई एयर वो गैसेस पार्ट हो गया, पर सॉलिड कौन है इनमें? आयरन रोड ना। तो इसीलिए आयरन रोड करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सेकंड में, ठीक है। तो इंटर एटॉमिक स्पेस कितना है, इसको समझने के बाद आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, अ सब्सटेंस हैविंग वेरी लो वेपर प्रेशर इज एक्सपेक्टेड टू हैव। तो उसके लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए कंडीशन को शुरू करने से पहले, ऑप्शन समझने से पहले हम ये एक बार क्लियर कर लेते हैं वेपर प्रेशर क्या है। कोई एक सब्सटेंस अमाउंट ऑफ हीट मिलने के बाद जब वेपर स्टेट में चेंज होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप जितना ज़्यादा हीट प्रोवाइड करेंगे, जितना ज़्यादा आप उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, तो उतना ही स्पीडली वो वेपर में चेंज हो पाएगा, वेपर स्टेट में चेंज हो पाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे, अ सब्सटेंस हैविंग, एक सब्सटेंस हैविंग अ वेरी लो वेपर प्रेशर, बहुत क्या है वहाँ पर? लो वेपर प्रेशर है, इज एक्सपेक्टेड टू हैव। तो इससे रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट फिट बैठनी चाहिए? एक्सट्रीमली वीक इंटर पार्टिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये भी नहीं है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए ऑप्शन बोलना चाह रहा है कि काफ़ी वीक है, ठीक है। और बी ऑप्शन में आपसे बोल रहा है रिलेटिवली स्मॉल हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि इसमें स्मॉल वैल्यू दे रहा है हीट के रिस्पेक्ट में वेपर स्टेट में ले जाने के लिए। सी ऑप्शन में बोल रहा है रिलेटिवली हाई बॉइलिंग पॉइंट, ये काफ़ी सही है। देखिए हाई बॉइलिंग पॉइंट होगा, हाई बॉइलिंग पॉइंट मतलब कि मॉलिक्यूल्स के बीच में कॉम्पैक्टनेस या मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा थी, तो बॉइलिंग पॉइंट हाई है। और जब बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई लेवल पर जाता है या काफ़ी टेम्परेचर प्रोवाइड करने के बाद वो सब्सटेंस आपकी एक स्टेट को छोड़कर दूसरे स्टेट में पहुंच पाता है, तो उसका वेपर प्रेशर जो है काफ़ी लो देखा जाता है एटमॉस्फेयर के रिस्पेक्ट में अगर आप बात करेंगे तो रिलेटिवली हाई रेट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी ठीक है पर फिट नहीं बैठ पाएगा, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 3 में सी ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो याद रखिएगा, कोई भी सब्सटेंस जब उसको हम हीट प्रोवाइड करते हैं, कुछ टेम्परेचर प्रोवाइड करते हैं, तो टेम्परेचर मिलने के बाद वो अपनी स्टेट को चेंज कर देता है, और अगर लिक्विड की बात करें तो वेपर में चेंज हो जाता है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर, ठीक है। क्या बोलते हैं उसको हम? वेपर प्रेशर। और जितना ज़्यादा आप टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे या कोई सब्सटेंस जो ज़्यादा टेम्परेचर लेने के बाद अपनी एक नई स्टेट में पहुंच पा रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी हाई होता है ना, ठीक है। क्या होता है? काफ़ी हाई होता है। और हाई बॉइलिंग पॉइंट इसका मतलब क्या है? इससे कंक्लूजन क्या निकल रहा है कि भाई मॉलिक्यूल्स में बॉन्डिंग काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, टेम्परेचर ज़्यादा देना पड़ रहा है, तो इसलिए बॉइलिंग पॉइंट नॉर्मल वैल्यू पर ना आकर थोड़ा सा अप होकर आ रहा है,
ठीक है, बाकी एटमॉस्फेयर से वाइब से रिलेट कर सकते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो क्वेश्चन नंबर 3 में करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग जनरलाइजेशन कैन नॉट बी मेड अबाउट द फेज चेंज ऑफ अ प्योर सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है हमारे पास, इस क्वेश्चन में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग जनरलाइजेशन कैन नॉट बी मेड, जिसको आप नहीं सोच सकते हैं, नहीं तैयार कर सकते हैं, अबाउट द फेज चेंज प्योर सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। तो इट इन्वॉल्व, ए ऑप्शन, इट इन्वॉल्व अ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के चेंज से जुड़ा हुआ है, बात ठीक है, लेकिन हमें नहीं वाला सेलेक्ट करना है क्योंकि क्वेश्चन में नोट लगा हुआ है ना, कैन नॉट। बी ऑप्शन, इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये बात ठीक है, इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और सी ऑप्शन में इट इन्वॉल्व्स नो चेंज इन टेम्परेचर, और डी इट विल टेक प्लेस एट डिफरेंट टेम्परेचर फॉर डिफरेंट कंपाउंड। ये बात तो ठीक है कि भाई इट विल टेक, ऐसा पॉसिबल होगा और डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट कंपाउंड के लिए। हाँ, हर एक कंपाउंड के लिए अलग अलग कंडीशन होती है, डिफरेंट टेम्परेचर पर भी अपनी स्टेट को चेंज कर पाता है ना। लेकिन इट इन्वॉल्व्स अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, तो बी ऑप्शन ही हमें सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द करेक्ट टर्म फॉर द फेज चेंज फ्रॉम गैस डायरेक्टली टू सॉलिड। देखिए गैस, वैसे जो जनरल रूल होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये 3 मेन स्टेट होती हैं हमारे पास मैटर के लिए। तो सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर रहे हैं हम, ठीक है, लिक्विड को फिर गैस में चेंज कर रहे हैं, ये एक सिंपल प्रोसेस होता है, एक जनरल प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर बात की जा रही है कि गैस को आप डायरेक्टली सॉलिड में कर रहे हैं, सॉलिड को डायरेक्टली आप गैस में चेंज करें या गैस को डायरेक्टली सॉलिड में, बीच में जो स्टेट है उसको आपने ओवरकम कर दिया है ना। तो इसलिए ये कौन से टॉपिक से जुड़ेगा, सब्लिमेशन वाले से, और फर्स्ट ऑप्शन में आपका सब्लिमेशन ही डला हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में करेक्ट आंसर सब्लिमेशन ही है। पर फिर भी एक बार बाकी 3 ऑप्शन देख लेते हैं। लिक्विफेक्शन, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है क्योंकि यहाँ पर गैस को डायरेक्टली सॉलिड में कह रहे हैं ना। लिक्विफेक्शन तो लिक्विड से रिलेटेड। वेपराइजेशन, सॉलिड को जब आप चेंज करते हैं किस में, लिक्विड को जब आप एक पर्टिकुलर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचाते हैं और उसके बाद वो वेपर स्टेट में चेंज होता है तो वो वेपराइजेशन वगैरह होता है ना। फ्यूजन, मिक्सिंग के लिए नहीं, ऐसा कुछ नहीं। तो करेक्ट आंसर आपका सब्लिमेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेज आर इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और स्ट्रॉन्गेस्ट। अच्छा, ये यहां पर कहना चाह रहा है कि कौन सा सब्सटेंस है जिसमें इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग देखी जाती है। तो ग्लिसरीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैसेस लिक्विड है ना, इथाइल अल्कोहल ये लिक्विड पार्ट, तो इन तीनों का तो कोई चांस नहीं है। लेकिन ए ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, NaCl, कॉमन साल्ट है ना, ये करेक्ट आंसर है। तो सोडियम क्लोराइड याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज टेकन एज, जनरल क्वेश्चन है ना। स्टैंडर्ड जो रूम टेम्परेचर है वो कितना लिया जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस, 290 केल्विन, 273 केल्विन, 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसमें से सीधा सीधा है कि बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, 298 केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन में जो 4 ऑप्शन, सब्लिमेशन क्या होता है, सॉलिड को आप डायरेक्टली चेंज कर रहे हैं गैसेज स्टेट में विदाउट पासिंग अ इंटरमीडिएट स्टेज, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं, प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। अब यहां पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कैम्फर, सैंड, शुगर, कॉमन साल्ट। कैम्फर आपने यूज भी किया होगा, तो कैम्फर ही वो मटेरियल है जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से सीधा गैसेज स्टेट में चेंज हो जाता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक वो प्रोसेस बिल्कुल ईजी सा है कि आप सॉलिड स्टेट को डायरेक्टली गैसेज में चेंज कर पा रहे हैं। सब्लिमेशन की तो बहुत एप्लीकेशन भी होती हैं। आप सोचिए जरा, हिल स्टेशन की तरफ, उत्तराखंड की तरफ क्या होता है, जैसे बर्फ वगैरह होती है ना, तो वो अगर बाई चांस मान लेते हैं ऐसा कि सब्लिमेशन का प्रोसेस ना होता, ना तो ढूंढा गया और अवेलेबल भी नहीं था, है ना, कुछ ऐसी अगर स्कीम थी, तो वो सारी बर्फ मेल्ट होती। और सोचिए अगर इतनी सारी बर्फ मेल्ट होती तो मेल्ट होने के बाद क्या होता, वहां पर तो डिजास्टर होता है ना,
डेथ का कारण बनता। लेकिन क्या है कि ऐसा नहीं है, नेचर का एक रूल है, सबका ध्यान रखना है ना। गॉड का एक रूल होता है हर एक व्यक्ति को बैलेंस स्टेट में बनाए रखना, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस ना हो, बैलेंसिंग एक बहुत ज़रूरी होती है। तो नेचर ने, या ये कह दीजिए गॉड ने, एक पर्टिकुलर रूल्स बनाए हुए हैं, है ना। साइंस क्या करती है, उन नियमों को ढूंढती है, उन पता लगाती है टॉपिक्स का और सबके सामने लाती है। सब्लिमेशन, तो सब्लिमेशन के बारे में पता लगाया गया। सब्लिमेशन में क्या होता है, तो जो बर्फ है वो डायरेक्टली चेंज हो रही है ना वेपर में, तो कंफर्टेबल है ना, बहुत ईजी है। तो सॉलिड का डायरेक्टली वेपर में चेंज होना, तो ये आपका सब्लिमेशन प्रोसेस होता है। और फायदा ही रहा ना सब्लिमेशन प्रोसेस का, अदरवाइज क्या होता है, बर्फ मेल्ट होती और वहां पर तो डिजास्टर क्रिएट हो जाता है हिल स्टेशन वगैरह की साइड पर, ऐसा नहीं होता है। तो सब्लिमेशन का एक आप एग्जाम्पल जो आपने महसूस किया भी होगा, देखा भी होगा, ठीक है। तो खैर कैम्फर यहां पर करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 8 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज अंडरगोज द डिफ्यूजन मोस्ट रेडली। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए डिफ्यूजन क्या होता है। डिफ्यूजन एक वो प्रोसेस होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने डीओ स्प्रे किया, मान लेते हैं कि जैसे 8-10 बच्चे बैठे हुए हैं, किसी एक बच्चे ने काफी सारा डीओ लगाने के बाद उस रूम में एंट्री की है, ठीक है। तो क्या होता है कि कुछ समय बाद, स्टार्टिंग में तो क्या होगा, सबको स्मेल आएगी कि हाँ भाई वहां से स्मेल आ रही है, ठीक है। भाई मॉलिक्यूल कहां से कहां जाएंगे, ज्यादा से कम की तरफ तो चीजें डिस्ट्रीब्यूट होती हैं, कम की तरफ, भाई कम की साइड से ज्यादा की तरफ कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है मॉलिक्यूल्स का, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो कुछ समय बाद क्या होगा, वो स्मेल पूरे रूम में हर एक व्यक्ति तक फैल चुकी होगी। तो कंसंट्रेशन हायर कहां पर थी, उस स्टूडेंट के पास जिसने काफी सारा डीओ लगाया था, या कोई व्यक्ति, ठीक है। तो होता भी है, जैसे कई बार क्या होता है, व्यक्ति कुछ ज्यादा ही लगा लेता है ना, और जब वो एंट्री करता है तो सब जगह स्मेल फैल जाती है, क्योंकि हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स मूव करता है। पानी का भी यही रूल होता है, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल, ज्यादा से कम की तरफ, ठीक है। तो याद रखिएगा डिफ्यूजन क्या है, कि वो प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ। जैसे मान लीजिए 2 फ्रेंड है, ठीक है। अब वो जो 2 फ्रेंड है उनमें से एक काफी टैलेंटेड है, दूसरा फ्रेंड जो है, दूसरा जो व्यक्ति है काफी डाउन है। तो नॉलेज कहां से कहां ट्रांसफर होगी, क्या कम नॉलेज वाले से ज्यादा नॉलेज वाले की तरफ ट्रांसफर हो सकती है? भाई उसमें है ही नहीं, उसने भरा हुआ ही नहीं है मटेरियल, तो क्या ट्रांसमिशन करेगा वो, नहीं ना। तो जो उसका टैलेंटेड फ्रेंड था वो समय समय पर उसको कुछ चीज़ें बताएगा, नए नए टॉपिक्स एक्सप्लेन करेगा, तो क्या होगा, नॉलेज धीरे धीरे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, उसके फ्रेंड तक पहुंचेगी और कुछ समय बाद इक्वलिटी भी मेंटेन हो सकती है, ठीक है। वो भी काफ़ी टैलेंटेड हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूस उसको उन चीज़ों को समझना होगा। तो मेन चीज़ क्या है, हाई से लो की तरफ ट्रांसमिशन होता है, ये मेन रोल होता है, मैक्सिमम चीज़ों पर अप्लाई होता है। चलिए खैर क्वेश्चन नंबर 9 में, Which one of the following gases undergoes a diffusion most readily? A. LPG liquefied petroleum gas नहीं है, और कार्बन डाइऑक्साइड को भी नहीं ले सकते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन भी पॉसिबल नहीं है। सी ऑप्शन जो है ना, यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन लिखा हुआ है, हाइड्रोजन बड़ा बेस्ट है, हाइड्रोजन ही इसका सही आंसर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैसेज अंडरगोज डिफ्यूजन मोस्ट रेडली, काफ़ी अच्छे तरीके से, काफ़ी कंफर्टेबल वे में जो ट्रांसमिशन होता है वो कौन सी गैस का हो पाता है, हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन गैस मोस्ट रेडली डिफ्यूज होती है फ्रॉम वन टू अनदर प्लेस, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन से स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, सही नहीं है। ए. सब्लिमेशन इन्वॉल्व्स द डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ अ गैस, सब्लिमेशन इन्वॉल्व्स है डायरेक्ट कन्वर्जन से गैस को सॉलिड स्टेट में चेंज करना, सब्लिमेशन गैस को सॉलिड में चेंज करना, ठीक है ना। तो ये तो सही है, हमें इनकरेक्ट वाली लेनी है ना। एवोपोरेशन इज अ सरफेस फेनोमेना, हाँ सरफेस पर डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पर डिपेंड करता है ना। सरफेस से मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो टेम्परेचर वगैरह मिलने के बाद या टेम्परेचर में डिफरेंस के बेसिस पर माइग्रेट होते हैं ना, तो हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर में इस तरह से रूल देखा जाता है। तो ये भी बात ठीक है, एवोपोरेशन सरफेस फेनोमेना है, सरफेस से देखने को मिलता है। बॉइलिंग इज अ बल्क फेनोमेना, ये भी ठीक है।
तो फिर इसमें डी ऑप्शन ही सही लेना पड़ेगा हमें, नन ऑफ दीज, कि भाई कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो इनकरेक्ट हो। ठीक है, सब सही है। तो डी ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेट। देखिए स्टार्टिंग में अभी डिस्कस आ रहा था कि 3 स्टेट होती हैं वैसे तो, पर लेकिन अगर देखा जाए तो टोटल 5 होते हैं, सॉरी, है ना। तो याद रखिएगा कितनी होती है टोटल स्टेट, 5, जो अभी फिलहाल एग्जिस्ट कर रही हैं, जिनके बारे में काफ़ी काम चल भी रहा है। सॉलिड लिक्विड गैस तो आप पहले से सुनते आ रहे हैं, एक प्लाज्मा ले लेते हैं, एक बोन्स आइंस्टाइन वगैरह करके लिया जाता है। तो टोटल नंबर ऑफ जो स्टेट है वो 5। तो क्वेश्चन नंबर 11 में करेक्ट आंसर है डी, नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस। ए, सॉलिड हैव मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये तो लॉजिक है। गैसेस हैव मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। डी ऑप्शन, सॉलिड हैव ओनली वाइब्रेटरी मोशन, लेकिन यहां पर नोट के लिए कह रहा है ना। तो सी ऑप्शन देखते हैं। देखिए, फ्लूइडिटी इज अ मैक्सिमम इन अ लिक्विड स्टेट, नहीं ये गड़बड़ है ना। तो क्योंकि देखिए क्वेश्चन की लाइन क्या आ रही है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट मेक एनी सेंस, मतलब जो एक तरह से लॉजिकली ठीक नहीं है ना, ये आप मीनिंग लेके चलिए इसको। तो क्वेश्चन नंबर सी में क्वेश्चन नंबर 12 में जो सी ऑप्शन दिया हुआ है, फ्लूइडिटी इज मैक्सिमम इन अ लिक्विड स्टेट, पर ऐसा नहीं होता। बाकी जो ए, बी और डी ऑप्शन है ये करेक्ट सही है, ये करेक्ट है, लेकिन जो सी हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है ये कोई लॉजिकली नहीं देख सकते हम इसको, है ना। तो ठीक नहीं है एक तरह से, सिंपल भाषा में कहा जाए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में सी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा। क्वेश्चन नंबर 13, गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय लोअरिंग द टेम्परेचर, टेम्परेचर को घटा के आप लिक्विफाई कर सकते हैं। बी, इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाकर, भाई लोअरिंग द टेम्परेचर ए ऑप्शन दिया हुआ है, बी ऑप्शन में बोल रहे हैं हमसे कि इंक्रीज द टेम्परेचर, क्या हम टेम्परेचर को बढ़ाकर कर सकते हैं। लेकिन देखिए सी ऑप्शन, इंक्रीज द प्रेशर, प्रेशर को इंक्रीज करके, हाँ भाई प्रेशर को इंक्रीज करके तो हम लिक्विफाई कर सकते हैं। आप जैसे मानो गैसेस पार्टिकल्स हैं ना, गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, आप उसको प्रेशराइज कीजिए तो लिक्विफाइड हो जाता है। वो डीओ वाले केस में अभी आपने देखा होगा। तो इंक्रीज द प्रेशर ठीक है, और टेम्परेचर जो स्टार्टिंग में दिया हुआ है लोअरिंग द टेम्परेचर, ये भी ठीक है। इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा के तो हम लिक्विफाई नहीं कर सकते, तो कैंसिल हो गया ना। और प्रेशर को इंक्रीज करके, ये बात ठीक लग रही है। लेकिन देखिए डी ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, इंक्रीज द प्रेशर एंड लोअरिंग द टेम्परेचर, तो दो ही पॉइंट सही बैठ पा रहे हैं, इसलिए डी ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होगा, क्योंकि इसमें दोनों चीजों का जिक्र कर दिया है। तो प्रेशर को इंक्रीज करके या तो प्रेशर को बढ़ा दीजिए या फिर आप टेम्परेचर को घटा दीजिए। तो ये दो तरीके होते हैं, और ये दोनों ही मेथड किसमें दिए हुए हैं, डी ऑप्शन में। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आप समझिएगा ऑप्शंस में क्या कहना चाह रहा है, तो डी सेलेक्ट करना होगा। देखिए यहां पर जैसे गैसेस मॉलिक्यूल है ना, गैसेस के मॉलिक्यूल को अगर आप क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं ना, ठीक है, या फिर टेम्परेचर को लो करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, मॉलिक्यूल पास पास आ जाते हैं, वो लिक्विफाइड हो जाते हैं, लिक्विड बन जाता है सीधी सी बात। भाप को ठंडा करना, आप ऐसा मान लीजिए। जैसे आपने देखा होगा मिल्क को बॉईल करते हैं जैसे, और मिल्क बॉईल हो जाता है, उसके बाद कई बार क्या होता है, उसके ऊपर आप जाली रख देते हैं पर उससे क्लियर नहीं हो पाया। आप कोई प्लेट रखी है ना, ठीक है, तो अब जब आप प्लेट रख देते हैं तो आपने थोड़ी देर बाद उस प्लेट को हटाकर देखा तो वहां पर ड्रॉप जो थी ना वो बन जाती हैं, पानी सा हो जाता है वहां पर। और वो पानी कहां से आ गया, वो जो भाप थी ना वो ठंडी हो गई, तो आपने क्लोज चैम्बर प्रोवाइड कर दिया। भाप जो एक्सपेंड होना चाह रही थी आपने उसको रोक दिया, फैलने वाली चीज को बांध दिया एक तरह से ना। तो प्रेशर वहां पर क्या किया आपने, इंक्रीज किया, प्रेशराइज किया वेपर को, वो लिक्विफाइड हो गई। इसी तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि टेम्परेचर वहां पर लो हुआ होगा। भाई टेम्परेचर अगर इंक्रीज होता तो भाप का प्रेशर और बढ़ जाता, तो फिर तो प्लेट वगैरह हट जाती और निकल जाती यहां से, ठीक है। तो याद रखिएगा लोअरिंग द टेम्परेचर और इंक्रीज द प्रेशर, ये दोनों पॉइंट्स हैं। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है 13 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैटर। अच्छा, मैटर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना उसके रेस्पेक्ट में कौन से स्टेटमेंट सही नहीं है। ए ऑप्शन, पार्टिकल्स ऑफ अ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल डायरेक्शन, तो ये तो बात ठीक है, हमें नहीं वाला लेना है ना, जो सही नहीं है लाइन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इंक्रीजेस विद द राइज इन टेम्परेचर, ये तो बिल्कुल ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। काइनेटिक, नेक्स्ट सी ऑप्शन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ ऑल द मैटर रिमेन्स द सेम एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, सभी मैटर के लिए सेम नहीं होती है, वो डिपेंड करता है मॉलिक्यूलर कॉम्पैक्टनेस पर, कि वो मटेरियल कितना ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, कितना ज़्यादा सॉलिडिफाइड है, ठीक है। तो इसमें गड़बड़ है। बाकी डी ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, पार्टिकल ऑफ मैटर डिफ्यूजेज इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, ये तो ठीक है ना, डिफ्यूजन तो ठीक है।
तो सी ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना होगा क्वेश्चन नंबर 14 में कि भाई काइनेटिक एनर्जी जो होती है पार्टिकल्स की सभी मैटर के लिए सेम नहीं होती है पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, है ना, सबकी अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑलवेज रिजल्ट इन द कूलिंग इफेक्ट? विच ऑफ द फॉलोइंग फिनोमेना ऑलवेज रिजल्ट्स इन द कूलिंग इफेक्ट? अच्छा, कूलिंग इफेक्ट के रिजल्ट में कौन से फिनोमेना को आप अटैच करते हैं, कौन से देखी जाती है? कंडेंसेशन, कंडेंसेशन तो मॉलिक्यूल का पास पास आना होता है ना, ठीक है, वो तो जैसे आप क्लाउड फॉर्मेशन वगैरह है ना, इस तरह के टॉपिक में जिक्र कर सकते हैं। बी एवोपोरेशन, हालांकि ये ठीक है पर फिर भी आगे देख लेते हैं। एवोपोरेशन तो पता है आपको, मॉलिक्यूल्स का एक तरह से सरफेस फेनोमेना होती है, ये सरफेस से वेपराइज हो जाना और टेम्परेचर वगैरह मिलने के बाद, है ना, ठीक है। सब्लिमेशन ये अलग होता है, नन ऑफ दिस, तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में करेक्ट आंसर है बी एवोपोरेशन। याद रखिएगा एवोपोरेशन क्या होता है, एक सरफेस फेनोमेना होती है। किसी भी, जैसे मान लीजिए फर्श पर आपने देखा कुछ पानी वगैरह पड़ा हुआ है, गर्मी काफी पड़ रही है, तो आप कुछ समय बाद क्या देखते हैं, वहां से मटेरियल गायब हो जाता है। या फिर जैसे आपने नोटिस किया होगा कि गर्मियों में जैसे आप मोप वगैरह करते हैं ना घर में, तो काफी जल्दी सूख जाता है, पंखा चलाने की भी कोई खास जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन सर्दियों में क्या होता है कि आपने मोप किया, 15 मिनट हो गई, फैन भी आपने चलाया हुआ है, फिर भी क्या हो रहा है कि जो फर्श है वो ड्राई नहीं हो पा रहा है, क्योंकि क्या होता है ना, सर्दियों में एटमॉस्फेयर में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एवोपोरेशन कैसे होगा भाई, रूल क्या होता है पानी का, हाई वाटर पोटेंशियल टू लो वाटर पोटेंशियल। या तो आपके रूम के अंदर कुछ समय पहले एसी चला हो, जो क्या करता है, ह्यूमिडिटी को डाउन कर देता है, ठीक है, और एक तरह से वाटर मॉलिक्यूल्स को निकालता है और बाहर कर देता है। तो उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पर एसी यूज कर रहे थे आप, तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और आपने वहां पर मॉप किया, सर्दी है तो भी, तो क्या होता है, फिर भी जल्दी सूख जाता है। तो मेन बात ये आ रही है कि सरफेस से वाटर मॉलिक्यूल्स का गैसेस स्टेट में चेंज होना, मतलब वेपराइज हो जाना, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी एप्लीकेशन भी है फर्स्ट चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी कंसिडर्ड फॉर्म ऑफ मैटर? अच्छा, किसको आप मैटर की फॉर्म नहीं मान सकते हैं, आप मैटर का रूप नहीं ले सकते, मैटर का रूप नहीं मान सकते हैं। जैसे क्या होता है ना, मैटर के अलग अलग फॉर्म होती हैं, 5 तरह की फॉर्म्स देखी जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और आपका बॉन्स, आइंस्टाइन वगैरह, ये सब टोटल 5 होती हैं। तो यहाँ पर जैसे ए ऑप्शन दिया हुआ है एटम, ठीक है, तो एटम तो हमें पता चल रहा है डायरेक्टली सॉलिड है, वाटर लिक्विड है, सॉइल क्या होता है, सॉइल पार्टिकल जैसे होते हैं उसमें मिट्टी वगैरह, तो ये सब क्या है आपके पास, ये भी सॉलिड है। लेकिन ह्यूमिडिटी क्या है, वो एक लिक्विड फॉर्म दिखा रही है, वो वैसे तो मैटर है पर मैटर का कोई एक अलग से रूप नहीं है, ठीक है, क्योंकि ह्यूमिडिटी एक टर्म को एक्सप्लेन करता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। भाई वाटर को ह्यूमिडिटी नहीं कह सकते ना, ह्यूमिडिटी का एक लॉजिक है, एक सेंस है इसके पीछे, ह्यूमिडिटी वर्ड के पीछे, और वो क्या है कि किसी पर्टिकुलर एरिया में जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है, तो उसको हम ह्यूमिडिटी कहते हैं। तो वाटर को ह्यूमिडिटी नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो वाटर क्या है, एक लिक्विड स्टेट है, एक फॉर्म ऑफ मैटर है, लेकिन ह्यूमिडिटी एक फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना, काफी अच्छा क्वेश्चन है, आप थोड़ा सोचिएगा, और अगर आपको कुछ डाउट लगता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हेन heat constantly supplied by a burner to a boiling water, then temperature of the water during vaporization, temperature of water during vaporization क्या होता है, क्या वो राइज होता है धीरे धीरे? नहीं है, क्योंकि आप लगातार आप हीट प्रोवाइड किए जा रहे हैं ना। राइज रैपिडली अंटिल द स्टीम इज प्रोड्यूस, पॉसिबल नहीं है, और क्योंकि देखिए बॉइलिंग पॉइंट का जिक्र कर चुका है यहाँ पर, है ना, तो ऐसा तो नहीं आना चाहिए। ये बॉइलिंग पॉइंट तो क्या होता है ना, जैसे आपने पानी लिया, आप एक बात सोचिए ना, सिंपल सा एग्जांपल बनाते हैं, आपने कंटेनर लिया, उसमें पानी डाला और उसको बॉईल किया, पानी बॉयल हो गया है, 100 डिग्री पर वाटर बॉयल हो जाता है, लेकिन आप टेम्परेचर फिर भी दिए जा रहे हैं, तो क्या वो 100 से 105 हो जाएगा, 110 हो जाएगा, 200 हो जाएगा? फिर तो रूल ही चेंज हो गया। फिर क्यों कहते हैं हम कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, आपका 100 डिग्री सेल्सियस होता है, आपके इसमें जो कॉपर वगैरह है सबके लिए अलग अलग लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट को क्रॉस करने के बाद भी आप हीट दिए जा रहे हैं, तो डज नॉट राइज एट ऑल, तो डी ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि ए ऑप्शन बोल रहे हैं बढ़ता रहेगा धीरे धीरे, ऐसे कैसे बढ़ जाएगा, ठीक है। राइज रैपिडली, जल्दी से बढ़ेगा, अंटिल द स्टीम इज प्रोड्यूस ना, ये भी नहीं, फर्स्ट राइजेस, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 17 में करेक्ट आंसर है डी, कि भाई जब एक पर्टिकुलर लेवल को अटेन कर लेता है, बॉइलिंग पॉइंट आ जाता है, जब आप वाटर को बॉईल करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो जाता है, उसके बाद भी अगर आप टेम्परेचर दिए जा रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि बॉइलिंग पॉइंट और बढ़ जाएगा, 110 150 ऐसा पहुंच जाएगा, ठीक है, तो वो एक लेवल पर फिक्स हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, करेक्ट प्रोसीजर ऑफ हीटिंग आयरन सल्फर मिक्सचर टू प्रिपेयर आयरन सल्फाइड।
सही प्रोसीजर क्या होना चाहिए हीटिंग का आयरन सल्फर के मिक्सचर को लेकर जब हम बनाना चाहते हैं आयरन सल्फाइड? ठीक है, ए ऑप्शन, हीट पाउडर मिक्सचर एट बेस ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ब्लू फ्लेम थ्रू आउट। ठीक है, बट ठीक है, तो यहां पर जैसे ब्लू फ्लेम की बात आती है ना, जैसे दो तरह की पॉसिबिलिटी होती है, ब्लू फ्लेम और एक येलो फ्लेम। अगर किसी सब्सटेंस को आप देख रहे हैं, जैसे आपने एलपीजी सिलेंडर लिया, आप उस गैस का यूज कर रहे थे और आपने देखा कि जो चूल्हा वगैरह होता है ना, तो बर्नर पर आप ब्लू फ्लेम देख रहे हैं, इसका मतलब कंप्लीट कंबशन हो रहा है। कंप्लीट कंबशन मतलब जो सब्सटेंस है वो अच्छे से जल पा रहा है। लेकिन अगर आपने देखा कि गैस को ऑन करने के बाद जब फ्लेम देख रहे हो आप, वो येलो फ्लेम आ रही है, इसका मतलब इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है, मतलब सब्सटेंस अच्छे से नहीं जल पा रहा है, कूड़ा कचरा आ रहा है या सिलेंडर खत्म होने वाला है। नोटिस किया होगा आपने कि जब सिलेंडर खत्म होने वाला होता है, एलपीजी पार्ट वहां पे बहुत डाउन हो जाता है, तो ऐसे केस में क्या होता है, बर्तन काले होने लगते हैं। ठीक है, तो ये एक इंडिकेशन होता है। ठीक, तो सिंपल भाषा में कहा जाए तो ब्लू फ्लेम मतलब कंप्लीट कंबशन का इशारा करती है कि सब्सटेंस अच्छे से जल पा रहा है। ठीक है, और इनकम्प्लीट कंबशन का मतलब येलो फ्लेम। अब यहां पर इसी चीज का जिक्र हो रहा है ना कि आप टेस्ट ट्यूब के बेस पार्ट को हीट कर रहे हैं और पाउडर जो मिक्सचर लिया था आपने, तो ये सही है तरीका। या फिर बी ऑप्शन, हीट द आयरन फिलिंग एंड द सल्फर मिक्सचर इन द मिडल ऑफ द टेस्ट ट्यूब। मिडल ऑफ टेस्ट ट्यूब में कैसे करेंगे, और वो भी येलो फ्लेम कह रहे हैं ना, तो ये सही नहीं है। सी, हीट द पाउडर मिक्सचर एट द टॉप ऑफ द टेस्ट ट्यूब, ऑरेंज फ्लेम। डी, हीट द आयरन फिलिंग सल्फर मिक्सचर एट 3/4 क्वार्टर ऑफ द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ रेड फ्लेम। नहीं, तो आपको ब्लू फ्लेम, ये याद रखिएगा, ब्लू फ्लेम मतलब कंप्लीट कंबशन, सब्सटेंस अच्छे से जल रहा है और अच्छी हीट प्रोवाइड कर रहा है, कोई वहां पर डिस्टर्बेंस नहीं है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में करेक्ट आंसर है ए। किस बेसिस पर हम सेलेक्ट करेंगे इसको, ब्लू फ्लेम के बारे में सोचकर, है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, व्हेन ए गैस जार फुल ऑफ एयर इज प्लेस्ड अपसाइड डाउन अ गैस जार फुल ऑफ ब्रोमीन वेपर। ठीक है, दो जार आपने लिए, एक जार नीचे रखा हुआ है, एक जार उसके ऊपर रख दिया है। अब नीचे वाले जार में आपने ब्रोमीन को फिल किया हुआ था, ब्रोमीन की वेपर बन रही है, और ऊपर वाले जार में आपने एयर फिल की हुई है। ठीक है, फुल्ली वो वहाँ पर तैयार किया हुआ था, आपने एयर से फिल किया हुआ था। तो क्या होता है, देखिए, ब्रोमीन के लिए एक बात सुनने में आती है कि ब्रोमीन की डेंसिटी हाई होती है। ठीक है, एटॉमिक वेट के बेसिस पर कहा जाता है कि ब्रोमीन जो है हैवियर देखा जाता है एयर से। ठीक है, और बाकी डेंसिटी के बेसिस पर अगर आप वेट के बेस पर लेते हैं तो यहाँ पर जो फ्यूम्स वगैरह होंगी तो वो ऊपर तक पहुँच जाएंगी। ठीक है, इसलिए लास्ट लाइन में लिखा है इन्होंने कि वेपर्स जो है वो ब्रोमीन फ्रॉम द लोअर जार गो अपवर्ड इनटू द जार कंटेनिंग द एयर। ठीक है, तो ए ऑप्शन में बोला इन्होंने कि एयर इज हैवियर देन ब्रोमीन, ब्रोमीन हैवियर होता है एयर से, ये बात याद रखनी है आपको। बी ऑप्शन, बोथ एयर एंड ब्रोमीन सेम डेंसिटी, ये भी सही नहीं है, ब्रोमीन हैवियर है, ये बात ठीक है। तो हमें जो है ना करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना था कि जो इस चीज़ पर फिट बैठ सके, तो सी ऑप्शन ठीक है। डी में तो बाकी ये कह रहा है कि ब्रोमीन जो है कैन नॉट बी हैवियर देन एयर बिकॉज इट इज़ गोइंग अपवर्ड अगेंस्ट द ग्रेविटी। नहीं, ऐसा नहीं है, तो सी ऑप्शन ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में करेक्ट आंसर है सी कि भाई ब्रोमीन हैवियर होता है एयर से। Which of the following cause the temperature of the substance to remain constant while it is undergoing a change in its state? Which of the following cause the temperature of a substance to remain constant? कौन सा ऐसा कारण है, चार यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, लेटेंट हीट, लेटिस एनर्जी, लॉस ऑफ हीट, ऑल ऑफ दीज। तो वैसे तो आप समझ गए होंगे लेटेंट हीट मतलब हिडन हीट जो होती है, छुपी हुई जो हीट होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट। तो कौन सा कारण है टेम्परेचर को लेकर किसी सब्सटेंस के जिसकी वजह से वो कांस्टेंट स्टेट में बना रहता है और इट अंडरगोइंग द चेंज, जब वो एक स्टेट छोड़कर कोई सब्सटेंस दूसरे स्टेट में जाता है तो ऐसी कंडीशन में भी आप टेम्परेचर को फिक्स कर देते हैं कि हाँ भाई इसका बॉइलिंग पॉइंट इतना है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना है। तो ये क्या होता है ना, हर एक सब्सटेंस की अपनी एक लेटेंट हीट होती है, छुपी हुई हीट होती है ना, और उस हीट के बेसिस पर वो अपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी को दिखाता है। तो यहाँ पर एक तरह से प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी है आपको एक पर्टिकुलर सब्सटेंस की टेम्परेचर को लेकर। तो करेक्ट आंसर आपका ए। तो क्वेश्चन नंबर 20 में सही आंसर आपके पास ए। आज के वीडियो में हमने क्लास 9th चैप्टर नंबर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग क्लास 9th के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपने वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखा होगा। और प्लीज़ अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए क्या है ना, कमेंट करने से कुछ नहीं जाता है, लेकिन अगर आप कमेंट करते तो हमें भी लगता है कि हाँ भाई आपने वीडियो को अच्छे से देखा है, अच्छे से समझा है, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल कितना रही है। तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए। तो देखते रहिए साइंस वर्ल्ड में आने वाली सभी वीडियोज़ को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।